different things to different people. I see view as luxury, I see space as luxury. Light, sun, good AQI, greenery, everything is available at Thailand. So today we are with V Homes. It's an Indo-Thai licensed registered real estate company. Let me introduce you today with the director of V Homes, Mr. Vishal Pandey. So Mr. Vishal, please tell me something about V Homes. What is V Homes? V Homes, V Homes is a Indo-Thai investment company. Okay. So we are the first company, not the first company, we are one of the first companies in North India that we got license Okay. to operate in Thailand real estate. हम लोगों ने जो license apply किया था, it was before Corona. Okay. Hence we formed a company called V Homes and Property Company Limited. It's a 4 million investment company. Okay. What we do, हम लोग क्या करते हैं इस कंपनी के द्वारा जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, Okay. जो इंडियन बायर्स हैं, उनके लिए एक स्मूथ पाथ बनाते हैं ताकि वो थाईलैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकें. Great. कबीर जी, और भी भारतीय निवेशकों के प्रश्न रहते हैं, तो आप भी भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो मैं चाहता हूँ जो भी आपके मन में, अगर आपको अपार्टमेंट खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है थाईलैंड में, तो आपके जो भी मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि एक भारतीय नागरिक के आ सकते हैं, तो आज हम सारी चीज को डिस्कस करते हैं. Okay, that's great. So विशाल जी, ये बताइए कि मतलब कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में एक इंडियन जो है इन्वेस्ट कर सकता है, रेसिडेंशियल में, कॉमर्शियल में, थोड़ा इसके बारे में बताइए. कोई भी भारतीय, एनी इंडियन सिटीजन, वो अपार्टमेंट भी खरीद सकता है, ओके, कॉन्डोज छोटे भी खरीद सकता है, विला भी खरीद सकता है, ओके, आपके कमर्शियल स्पेसेस भी खरीद सकता है, मॉल में दुकान भी खरीद सकता है. मॉल में दुकान खरीद सकता है. अब जो रिसेंट वहाँ पे एक लॉ चेंज हुआ है, जो तो उसमें क्या है कि एनी फॉरेनर, कोई भी विदेशी, चाहे वो इंडियंस हो या अब्रॉड से हो थाईलैंड के, वो वहाँ लैंड भी खरीद सकता है. उसके नाम पे लैंड की रजिस्ट्री भी होगी. ओके, हाँ, करीब वहाँ 1000 से 2500 मीटर तक की लैंड वो खरीद सकता है. तो मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि हम जो है वहाँ पे रेसिडेंशियल या कमर्शियल जिसमें भी निवेश करना चाहें, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. ये थाईलैंड में इन्वेस्ट करना कितना सिक्योर है? मतलब थोड़ा सा एक एज अ इन्वेस्टर थोड़ा लगता है कि दूसरी कंट्री है, समझ रहे हैं, तो कितना सिक्योर है, इसकी सिक्योरिटी का क्या मतलब है, थोड़ा बताएंगे. देखिए, एज पर थाईलैंड कॉन्डोमिनियम एक्ट, ओके, वहाँ पे उन्होंने एक बिल्कुल पर्टिकुलर लॉज बनाए हुए हैं. तो मैं आपको एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से उससे समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज थाईलैंड में एक बिल्डिंग में 100 यूनिट बन रही है, 100 मकान बन रहे हैं, 100 फ्लैट बन रहे हैं. तो थाईलैंड गवर्नमेंट का ये रूल है कि उसमें से 51% वो थाई कोटा रहता है. अच्छा. और 49% जो है वो फॉरेन कोटा रहता है. ओके. अब फॉरेन कोटे में एनीवन फ्रॉम द वर्ल्ड कैन बाय प्रॉपर्टीज देयर. अच्छा जी. तो एक ये डाउट खत्म हो जाता है कि हाँ जी, इंडिया वाले अगर उसमें निवेश करेंगे तो वहाँ कुछ गड़बड़ होगी. बिल्कुल. तो वो तो जो एक पोर्शन है जो थाई फॉरेन कोटे का है, वो तो पूरे विश्व के लिए है जी. और जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, जिस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी देते हैं, जिस तरीके से यहाँ ओनर बनते हैं, सेम उसी तरीके से है वहाँ पे. आप प्रॉपर्टी में जब आप फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, टोकन देंगे, पूरे पैसे देके रजिस्ट्री कराएंगे, तो वैसे ही आप सेफ हैं जैसे आप इंडिया में सेफ. अच्छा, मैंने एक सुना था ये एक आरबीआई की कोई स्कीम है. जी जी जी. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कुछ. हाँ, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देयर इज अ स्कीम, एक स्कीम है जिसके थ्रू आप भारतीय पैसा विदेश भेज सकते हैं. अच्छा. कोई बॉन्ड खरीदने के लिए, अच्छा. कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, या स्कूल के आपके बच्चों की फीस देने के लिए. तो वो होती है LRS स्कीम. अच्छा. द फुल फॉर्म, उसकी फुल फॉर्म है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम. ओके. वो ये कहती है कि एक पासपोर्ट होल्डर, एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में करीब $2.5 लाख रेमिट कर सकता है. $2.5 लाख. ओके. तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें आप एक एप्लीकेंट हैं, जो आपका पासपोर्ट उसमें लगेगा. अगर आप 2 एप्लीकेंट हैं जी, तो आपके 2 पासपोर्ट हो गए, और तो वो हो गए $5 लाख. अच्छा. हाँ, तो आप लीगली आप अपने बैंक से डेवलपर के बैंक में रेमिट कर सकते हैं. ओके. या इसी तरीके से अगर उसमें 3 एप्लीकेंट हैं तो वो उसी के मल्टीपल में आप रेमिट कर सकते हैं. मतलब कि हो गया हमारे $7.5 लाख. तो $2.5 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट एक वित्तीय वर्ष में. एक वर्ष में. हाँ, 1% के लिए.
ये LRS स्कीम है RBI की, which is a legal route to transfer fund from bank to bank to developer. ओके ग्रेट। अच्छा ये बताइए व्हाट इज द रजिस्ट्री प्रोसेस, रजिस्ट्री का प्रोसेस क्या है इन थाईलैंड, और स्टैम्प ड्यूटी का थोड़ा बताइए। स्टैम्प ड्यूटी का मैं आपको पहले क्लियर बताऊँ। स्टैम्प ड्यूटी है जो आपकी बुक वैल्यू है, जो आपने परचेज वैल्यू करी है, उसका 2% इज द स्टैम्प ड्यूटी। अच्छा, यहाँ हमारे भारतवर्ष में 5 से 6%। अच्छा, हाँ, और वहाँ थोड़ा कम है। ओके। तो जैसे आपने 1 करोड़ का मकान लिया, 1 करोड़ का फ्लैट लिया, जी। तो उस पे 2 लाख रुपए आपको जो है स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। कुछ केसेस में क्या होता है, डेवलपर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो 50-50 कर लेते हैं, 1% डेवलपर बियर करता है, 1% बायर बियर करता है। अच्छा। हाँ, तो वो स्कीम टू स्कीम, डेवलपर टू डेवलपर सारी चीजें वेरी कर जाती हैं। ओके। अब प्रोसेस क्या है रजिस्ट्री का? हाँ जी। प्रोसेस ये है कि आपने कोई अपार्टमेंट खरीदा, अपने उसमें सारी पेमेंट ड्यूज करी, आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें अपने सारे डेवलपर्स के ड्यूज क्लियर करिए। ओके। डेवलपर्स के लीगल टीम आपके साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएगी, कंसर्न अथॉरिटी के। अगर आपने पटाया में फ्लैट खरीदा तो पटाया जाएगी, आपने फुटेज में खरीदा तो फुटेज जाएगी, और आपने बैंकॉक खरीदा है तो वहाँ जाएगी। कंसर्न अथॉरिटी जाएगी और वो आपके नाम पे जो रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं वो आपसे साइन कराएगी, और स्टैम्प ड्यूटी थाई गवर्नमेंट को चली जाएगी। सो इट इज एज गुड एज द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज इंडिया। ओके ग्रेट। जो डेवलपर्स होते हैं उनके वेरियस जो पेमेंट प्लान्स होते हैं, मतलब कि क्या क्या पेमेंट प्लान्स वो हमें ऑफर करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। पेमेंट प्लान से ही आदमी जो है प्रॉपर्टी खरीदता है। पेमेंट प्लान अगर अच्छा मिल जाए तो प्रॉपर्टी परचेज करना बड़ा आसान हो जाता है। एक तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान है, जो कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रहेगी वैसे वैसे आपके पास डिमांड्स आती रहेंगी, उसी तरीके से आप पे करते रहिए। ओके। कुछ डेवलपर्स जो अच्छे प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, जो विला हाई वॉल्यूम प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, वो थोड़ा और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान भी रखते हैं। जैसे 50% आप पोजीशन तक दीजिए, उसके बाद आपको 1 साल, 3 साल और 5 साल का समय भी मिलता है पोस्ट पोजीशन पेमेंट प्लान के लिए। एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं इंडिया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ न्यू दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे है वहाँ पे कॉन्डो या एक विला खरीदना है जी, ठीक है, तो मैं डेवलपर से या आपसे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरे जो जैसे मान लीजिए कि सपोज 50 लाख का कोई विला है, तो वो जो फाइनेंस होगा मेरे को, वो इंडियन बैंक देगा या कि थाई बैंक देगा? इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि फाइनेंसिंग इज ऑल अबाउट कंट्रीज डिसीजन। ओके। अगर आप वहाँ अर्निंग है, इफ आई एम डूइंग अ जॉब देयर, अगर कोई भारतीय नागरिक वहाँ जॉब कर रहा है या कोई व्यापार कर रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट तो उसको मिल जाएगा लोन, ठीक है। बट अगर आप वहाँ कोई काम नहीं कर रहे हैं, यू आर गोइंग एज अ टूरिस्ट, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं या नॉर्मल वीजास पे जा रहे हैं और आपके वहाँ अर्निंग सोर्स नहीं है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा थाई गवर्नमेंट से, थाई गवर्नमेंट या थाई बैंक से लोन नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में जो है आपको सेल्फ फंडिंग से जो है प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। सेल्फ फंडिंग से। स्टार्ट। तो विशाल जी ये बताइए कि अगर मुझे जैसे कि मान लीजिए विला खरीदना वहाँ पे, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? विला का कबीर जी सेम प्रोसीजर है जैसे आप इंडिया में खरीदते हैं विला। अच्छा, ठीक है, पहले आप साइट विजिट करिए, आपको जो जिस कॉन्फ़िगरेशन में जिस लैंड साइज की विला समझ में आ रही आप वो पसंद करिए, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, टोकन डेवलपर को दीजिए, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आफ्टर पोजीशन में ये है कि जो लैंडेड प्रॉपर्टीज हैं वो 30 + 30 इयर्स की जो परपेचुअल ओनरशिप पे ट्रांसफर होती है। ओके, स्टार्ट। ओके, सो लाइक वी होम्स जो है हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए और क्या क्या ले आ रहा है अदर सेक्टर्स में? अदर सेक्टर्स में हम इस तरीके से अपने निवेशकों की मदद कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स की। वी कैन हेल्प यू इन ओपनिंग अ थाई कंपनी देयर, ओके, जिसमें मेन शेयर होल्डिंग इंडियन इन्वेस्टर की रहेगी। अच्छा। वी कैन हेल्प यू इन बाइंग अ होटल देयर, Okay. लीजिंग अ होटल देयर, buying a restaurant there, leasing a restaurant there. Okay, great. Buying industrial property or leasing a industrial property, Wow. farmlands, bigger farmlands. Moreover, हम लोग आपकी मदद करेंगे इंडियंस अपने इन्वेस्टर्स की फॉर लाइसेंसेस। बेसिकली लाइसेंस में जैसे आपको होटल लाइसेंस चाहिए, अच्छा, बार लाइसेंस चाहिए, आपको टूरिज्म लाइसेंस चाहिए, या और भी जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए F&B लाइसेंसेस चाहिए, उसमें हम वी कैन हेल्प यू एक्चुअली
with the help of all legal procedures Great. that has to be followed by Thai government. Start. So Mr. Vishal, most important questions. कि जो इन्वेस्टर है, जैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कोई भी XYZ पर्सन, तो व्हाट इज द रिटर्न क्या है इसका इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डिपेंड करता है आप क्या खरीद रहे हैं, ओके क्या आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करते हैं किसी होटल से, ठीक है, अगर आपने कोई होटल लीज पे लिया है या खरीदा है, तो यू नो कि उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री कितना इस समय ग्रो कर रही है, तो वो तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि उसमें कितना अच्छा रिटर्न है, कि मतलब 80-90% ऑक्यूपेंसी रहती है एंड यू गेट गुड टूरिस्ट ट्रैफिक। ओके हेंस रेस्टोरेंट उसमें भी एक अच्छी आपको इनकम हो जाती है। ठीक है। जो आदमी कैलकुलेट वो नहीं कर पाता है वो रहता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और उसमें रिटर्न। ओके अब क्या है कि थाईलैंड अक्रॉस थाईलैंड जो है डेवलपर्स बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स बनाते ही नहीं है कि 2000 स्क्वायर फुट का 3 बेडरूम बना दें, वो छोटे छोटे कॉन्डोमिनियम्स बनाते हैं। ओके वो छोटे छोटे इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे एक्सपेक्ट्स आते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ओके जो कि छोटी छोटे अपार्टमेंट्स में क्यों अकेले रहते हो या फिर हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, तो वो छोटे अपार्टमेंट को 1 बेडरूम 1.5 बेडरूम को जो है वो रेंट पे ले लेते हैं, लॉन्ग लीज पे वो चढ़ जाते हैं। तो उसमें अगर हम बहुत माइक्रो कैलकुलेशन ना करके, अगर मैं थोड़ी आपको नॉर्मल कैलकुलेशन भी बताऊं, तो अगर आपको कहीं 8 से 10% के बीच में एनुअली किराया आ जाएगा। ओके अब इसमें और भी चीज़ें ऐड होती हैं, ये तो एक चीज़ है जिसमें आपने लॉन्ग टर्म लीज पे आपने दे दिया। अगर आप खुद मैनेज कर सकते हैं या एयरबीएनबी पे बीएनबी पे चढ़ा के या किसी ऑपरेटर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं उसमें, और वो ही यूनिट पर डे पे चढ़ती है ओके या वीक पे चढ़ती है, तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न आ जाता है। ओके सो वो तो फिर ज़्यादा आपको रिटर्न देके जाती है। ग्रेट दूसरा एक चीज़ और है कि हर साल एनुअली इफ यू सी द ट्रैक ऑफ थाई बाट वर्सेस इंडियन करेंसी, तो थाई बाट इज गेनिंग एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% Okay. महंगा हो जाता है। अच्छा तो मान लीजिए किसी कारणवश अगर प्रॉपर्टी थाईलैंड में डाउन हो जाती है और आपने बेची और ये अप हो गया बाट का भाट, हाँ तो वो उसको कवर कर देता है। ओके तो एनुअली 10% 8% ले लीजिए कंजर्वेटिव फिगर, तो 8% ये हो गया, 10% किराया हो गया, 8% ये हो गया आपका जो है करेंसी गेन, तो 18% ये हो गया। ओके प्लस जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है वो भी तो होगा हर साल। तो मान लीजिए हम इसको भी वर्स्ट सिचुएशन में या कंजर्वेटिव फिगर लेके अगर हम इसको भी 8-10% ले लें, तो 8 into 3 24% 25% आपको ROI ईयर ऑन ईयर इसमें आ जाती है, विच इज ऑन स्मॉल कॉन्डोमिनियम्स 1 बेडरूम फ्लैट 2 बेडरूम फ्लैट ओनली। अगर हम विला की बात करें तो उसमें आपको अच्छी ROI जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रुप टूर्स है वो अगर आप उसको इंडिविजुअली मैनेज करें, इंडिविजुअली चलाएं और सारी चीज़ें करें उसमें, तो आपको 7,000 भाट से लेकर 10,000 भाट तक का रेंट पर डे मिल जाता है। ओह ग्रेट जी। अच्छा एक लास्ट सवाल और आपसे, जैसे कि मैंने आपका सपोज की या एक कॉन्डो खरीदा या फिर एक विला खरीदा, जी। ठीक है। अब मैं रहता हूँ न्यू दिल्ली में, करेक्ट। मैं गया वहाँ पे डेवलपर से मैंने कांटेक्ट किया, पेमेंट प्लान डिस्कस किया, स्टार्टिंग जो भी पेमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी सारी कर रहे हैं। अब लेकिन बिकॉज कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम स्टेइंग इन न्यू दिल्ली, तो जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका जो है मतलब थोड़ा सा जैसे कि क्योंकि वो दूसरी कंट्री में मैं इतना फ्रीक्वेंटली जा नहीं सकता हूँ वहाँ पे बार बार, तो उसकी टेक केयर कौन करेगा, कैसे, मतलब क्या है, थोड़ा सा ये कंसर्न था मेरा। इसमें अनलाइक वी हैव प्रॉब्लम्स हियर कि यहाँ प्रॉपर्टी मैनेज नहीं हो पाती है। यस there are special departments within developer team, ओके so वो they take care of rental also, अच्छा they take care of maintenance also. ओके ग्रेट तो now you have to tell them कि आपको उसको किस मॉडल पे रेंट पे देना है। अच्छा You want to give it annually, you want to give it monthly, you want to give it on daily basis. ग्रेट उसी हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे रेंटल का, ओके प्लस जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी उसकी that will be paid by either the tenant or you. अच्छा ये बहुत सारे सवाल हैं इसके बारे में, तो मतलब कि एक जो डेवलपर टीम है ये पूरा उसका टेक केयर करेगी, और जो भी जैसा भी मैं चाहता हूँ मंथली वीकली या फिर डेली बेसिस पे हाँ। उसका जो है रेंटल मिलता रहेगा, रेंटल मिलता रहेगा मेरे को, तो मुझे किसी चीज़ की चिंता करने नहीं जरूरत है। आपको उनको बताना पड़ेगा कि मुझे किस मॉडल में अपना किराया चाहिए। अच्छा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर आप लेट्स सपोज साल में
एक हफ्ते के लिए जाते हैं या 15 दिन के लिए जाते हैं तो उस समय वो वेकेंट चाहिए। हम्म। अगर वो वेकेंट नहीं है तो सिमिलर प्रॉपर्टी आपको कोई और ही उसी कॉम्प्लेक्स में वो रहने के लिए दे देंगे। अरे तो इस टाइप के भी अरेंजमेंट हम लोग कर लेते हैं Great. फॉर आवर इन्वेस्टर्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बस और थोड़ा सा बस जो है वीज़ा के बारे में बताइए और थाईलैंड के वीज़ा के बारे में, फिर हम ये 2-3 प्रकार के वीजा हैं कबीर जी उसमें। हम्म। अभी तो जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है उसमें टूरिस्ट वीजा 30 दिन का हो गया है। अच्छा। वीजा ऑन अराइवल है, हाँ वीजा ऑन अराइवल है व्हिच इज देयर फॉर क्वाइट लॉन्ग टर्म। हम्म। और पहले करीब आफ्टर कोविड 2200 भाट करीब लगते थे, अच्छा। अब वो भी नहीं लग रहे। मतलब हाँ, एक free। पैसा नहीं, वाह क्या बात है। तो वीजा फ्री हो गया है अब, देयर इज नो कॉस्ट फॉर वीजा। अच्छा। उसके बाद थोड़े अलग अलग टाइप के वीजा और हैं जो लॉन्ग टर्म स्टे के लिए हैं। हम्म। एक एलीट वीजा होता है, एक रिटायरमेंट वीजा होता है। रिटायरमेंट वीजा में क्या आपको दिखाना है कि यू शुड हैव 38,000 बाट इनकम अच्छा। और 25 लाख रुपीस INR In in your your account. account and plus age of 50 years. अच्छा। So if you have these parameters, तो आप permanent retirement visa you can retire at Thailand, you can live at Thailand. ओह वाह, Yeah. ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आई विल आल्सो प्लान आफ्टर 50। एक और चीज़, जैसे कि मान लीजिए मैं नॉर्मल विला एक नॉर्मल कॉन्डो ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा लमसम बजट बताएंगे बिटवीन हाउ मच टू हाउ मच। हम बात कर सकते हैं इंडियन बायर्स को जो हम ऑफर दे सकते हैं वो व्हाट वी होम्स कैन ऑफर यू। हम लोग 50 लाख से लेके और 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी हम आपको ऑफर कर सकते हैं। Great. जितना आपको बजट, 50 लाख में 1 बेडरूम, फिर हमारे पास विलास भी हैं, स्वेंकी विलास भी हैं, हाई एंड अपार्टमेंट भी हैं और 30 करोड़ विला तक के विला है हमारे पास। ओके। हमारे पास सी फेसिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, हमारे पास बीच फेसिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो सेंट्रल पटाया में हो, हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो फुकेट में बीच के किनारे हैं। अच्छा। तो हमारे पास सीरीज ऑफ, मतलब वी हैव लॉट ऑफ Multiple- ऑप्शंस, या मल्टीपल ऑप्शंस टू शो टू द क्लाइंट। So it was really nice meeting you, Vishal. Same as So guys, this is We Homes and ये आपकी अपनी इंडो थाई रियल एस्टेट कंपनी है, और अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज कॉन्टैक्ट We Homes. The corporate office is in Noida and we have one other office in Pattaya. So please contact We Homes if you want to invest in Thailand.